आज हम लोग एक घटनाक्रम पर बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भारत 2022 के शुरुआत में चीन के बाद तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश था। क्या था? दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश। मतलब पूरी दुनिया में तेल आयातक जो भी देश हैं उसमें सबसे शीर्ष पर कौन था? चीन। और दूसरे नंबर पर भारत। यानी भारी मात्रा में तेल मंगाता था भारत बाहर से, ठीक है, खाड़ी देशों से या अन्य देशों से। और आज भारत तेल निर्यातक देश बन गया है, बहुत बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया है। यूरोप को तेल निर्यात करने में भारत ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है और प्रतिदिन 3 लाख बैरल से ज्यादा तेल यूरोप को भेजा जा रहा है। यानी 3 लाख बैरल कितना हुआ? 5.5 करोड़ लीटर तेल यूरोप को भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये तेल आयातक से बड़ा तेल निर्यातक बनने की कहानी क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अलग अलग फेज में बात करेंगे, विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे कैसे बना। तो ये टॉपिक क्या है हमारा तेल। क्या था पहले? भारत आयातक से बड़ा तेल निर्यातक। देश बनने का सफर कैसा रहा? कौन? भारत। इस पर बात करेंगे, ठीक है। पहले क्या था? 2022 में दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भारत था। आज स्थिति यह है कि भारत तेल निर्यातक बन गया है और बड़े बड़े तेल निर्यातक देशों जैसे सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। यूरोप को भारत जितना तेल निर्यात कर रहा है वो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। ये कहानी क्या है? ये माजरा क्या है? इस पर बात करेंगे। चर्चा में क्यों है ये? दो 2022 में क्या था? भारत के शुरुआत में क्या था? दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक था। आज 2023 में बड़ा तेल निर्यातक बन चुका है। और इसका प्रूफ क्या है कि सऊदी अरब को, ये यूरोप को तेल भेजने में भारत ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। अब यूरोप को कितना भेज रहा है भारत? अभी 3 लाख बैरल से भी अधिक तेल भेज रहा है, 5.5 करोड़ लीटर। 3 लाख बैरल प्लस तेल भेज रहा है, 5.5 करोड़ लीटर तेल भारत किसको भेज रहा है? यूरोप को। भेज रहा है, ठीक है। एक बैरल कितना होता है? लगभग 159 लीटर, 158 पॉइंट समथिंग, लगभग 159 लीटर होता है। तो 3 लाख बैरल भेज रहा है, यानी लगभग 5.5 करोड़ लीटर भारत यूरोप को भेज रहा है। सऊदी अरब जितना भेज रहा है यूरोप को उससे ज्यादा। अब ये जो शुरुआत में क्या था? एक साल में
चेंज हो गई स्थिति, एक साल में ही स्थिति परिवर्तित हो गई। 2010 में दूसरा सबसे बड़ा आयातक था, आज बहुत बड़ा निर्यातक बन गया है। तो इस कहानी को, इस चरण, इस प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांटेंगे। प्रथम चरण में हम देखेंगे कि भारत 2022 में क्या था। भारत 2022 में क्या था? कहानी की शुरुआत हुई है, तेल निर्यातक बनने की जो कहानी है भारत की, उसकी शुरुआत हुई रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण से। ठीक है, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? 24 फरवरी 2022 क्या हुआ? रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, और जो ही अटैक किया, क्रूड ऑयल की कीमत क्रूड ऑयल प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, $140 प्रति बैरल तक बढ़ गया, काफी बढ़ गया। अमेरिका ने घोषणा किया कि हम अपना क्रूड ऑयल का खजाना खोलेंगे, और इस समय भारत 60% से ज्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल समझ रहे हैं, तेल जो प्राकृतिक अवस्था में मिलता है वो क्रूड कहलाता है, और उसको रिफाइन किया जाता है, परिष्कृत करके। ठीक है, परिष्कृत करने की प्रक्रिया जो होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आचमन, उसके द्वारा इसे उपयोगी पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, वैसलीन, ठीक है, लिब्रिकेंट्स, केरोसिन, तारकोल में बदला जाता है। क्लियर है? तो क्रूड ऑयल हम लोग लेते 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल अरब कंट्रीज से लेते थे। किससे? अरब देशों से। और मात्र 2% रूस से। किससे? 2% रूस से लेते थे, जबकि आज सबसे ज्यादा किससे लेते हैं? रूस से लेते हैं। ठीक है, मात्र 2% रूस से लेते थे। अब आप कहिएगा रूस तो हमेशा दोस्त हुआ करता था, तो रूस से क्यों नहीं ले रहा था भारत? रूस, ये सवाल उठता है ना कि रूस से भारत क्यों नहीं ले रहा था? 2% ही ले रहा था, जबकि रूस टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है भारत का। ठीक है, भारत के ये रूस के एक राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी के समय में कहा था, इंदिरा गांधी को लक्षित करते हुए, कि आप पहाड़ से भी आप घाटी से भी आवाज देंगी और मैं पहाड़ पे भी रहूंगा, तो वहां से दौड़ा हुआ आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगा। हम वादा करते कि रोटी का आखिरी टुकड़ा भी हम लोग मिल बांट कर खाएंगे। तो ऐसी गाढ़ी दोस्ती, टाइम टेस्टेड फ्रेंड 2% ही क्यों? इसलिए क्योंकि रूस में जहां तेल उत्पादन होता है, वहां से भारत तक मंगाने में बहुत भौगोलिक बाधा है, खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पड़ जाता है, परिवहन व्यय बहुत ज्यादा पड़ जाता है, किराया बहुत ज्यादा पड़ जाता है, और समय भी लगता है। उससे कम समय में और कम किराया समझ रहे ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कम परिवहन खर्च में खाड़ी देशों से हमारे यहाँ तेल आ जाता है, समुद्री रास्ते से। क्लियर है? ये फंडा क्लियर हुआ? रूस से क्यों कम? जबकि ये क्या था? टाइम टेस्टेड फ्रेंड। पाकिस्तान के मुद्दे पर अरब कंट्रीज हमारा विरोध करता था, लेकिन रूस हमारे साथ रहा, हमारा हमेशा। 2% रूस से लेते थे। और ये 2021 में जिससे भारत लेता था तेल, वो टॉप 5 देश कौन कौन था? सबसे पहले इराक, फिर यूएसए, फिर नाइजीरिया, फिर सऊदी अरब, और फिर यूनाइटेड अरब अमीरात। रूस है कहीं? ये टॉप 5 कंट्रीज। क्या ये टॉप 5 है जिससे भारत तेल मंगाता? तो जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उस समय यह स्थिति थी, यही स्थिति थी ना।
रूस कहीं नहीं था। तेल के खेल में, तेल के कारोबार में भारत के साथ रूस था भी तो न के बराबर। चलिए, क्लियर हो रहा है। दूसरा फेज आया, दूसरा चरण। दूसरा चरण आया मार्च 2022 में। फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। मार्च 2022 में यूरोप और अमेरिका ने निर्णय लिया कि तेल आधारित जो अर्थव्यवस्था है रूस की, उसको कोलैप्स कर दिया जाए, उसे तेल खरीद रोक दिया जाए। परिणामतः क्या होगा, वहां आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होगी और रूस हथियार डाल देगा पश्चिमी देशों के समक्ष। यूक्रेन को पश्चिमी देशों का, यूरोप का और अमेरिका का क्या माना जा रहा है, मोहरा, रूस को कमजोर करने के लिए। ठीक है, तो निर्णय लिया किसने, रूस और यूरोप और अमेरिका ने। यूरोप कब, मार्च 2022। यूरोप प्लस यूएसए ने क्या किया, रूसी तेल पर क्या क्या प्रतिबंध लगा दिया। और भारत इस समय ले नहीं रहा था। ठीक है, अब तेल के मामले में रूस और भारत निकट आने लगा। भारत ने अपनी विदेश नीति में और कूटनीति में राष्ट्रीय हितों को वरीयता दिया है और इस अवसर पर भारत ने देखा कि हमें तेल सस्ते कीमतों पर मिल सकता है। किससे, रूस से। ठीक है, तो अपनी आबादी को, अपनी आवाम को तेल सस्ते कीमत पर या हमेशा एक वहनीय मूल्य पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत ने रूस से तेल खरीदने का निर्णय लिया। ठीक है, क्योंकि तेल का कीमत बढ़ते जा रहा था। अगर रूस से भारत नहीं लेता तो भारत में भी तेल की कीमत बढ़ जाती और तेल की कीमत का बढ़ने का मतलब क्या है, आर्थिक संकट, महंगाई चरम पर, सब कुछ का बेस है तेल। तो भारत ने निर्णय लिया, रूस और अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया, यूरोप और अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया। तो यहां भारत की कूटनीतिक कौशल कहिए या कूटनीतिक विवेक या कूटनीतिक प्रबंधन, शानदार डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट, दबाव को भी झेल लिया और रूस से तेल भी खरीदता रहा। यह भारत के कूटनीतिक विवेक की अग्नि परीक्षा थी, एसिड टेस्ट, कि अमेरिका को भी मित्र बनाए रखना है, यूरोप को भी मित्र बनाए रखना है और रसिया से तेल भी लेना है। और इसमें भारत को काफी हद तक सफलता मिली। तमाम धमकी या अनुग्रह के बावजूद अमेरिका या यूरोप दबाव बनाने में सफल नहीं हुआ। भारत तेल खरीदता रहा रूस से और यूरोप और अमेरिका भारत का दोस्त बना रहा, आज भी है। ये तो क्या हुआ, कूटनीतिक कौशल कहिए या विवेक कहिए, भारत दबाव भी झेलता रहा पश्चिमी देशों का और रूस से तेल भी खरीदता रहा। रूस ने क्या कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत चल रहा है उससे कम कीमत पर आपको तेल उपलब्ध कराएंगे। भारत ने निर्णय लिया रूस से तेल खरीदने का और रूस ने बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत से कम पर तेल देना आरंभ किया। ये ध्यान रखिएगा, यही कूटनीति है और भारत की कूटनीतिक सफलता। यह क्या थी, भारत की कूटनीतिक सफलता। क्या कूटनीतिक सफलता, क्या यूरोप प्लस यूएसए का दबाव भी झेलता रहा और रूस से तेल भी लेता रहा। रूस पूर्वक, रूस भी तो दोस्त था, संकट में उसको छोड़ा नहीं जा सकता था ना। भारत को भी मदद मिला इससे, कम कीमत पर तेल, और रूस को भी मजबूती मिली। ठीक है, ये अप्रैल से शुरू हो गया। कब से, अप्रैल से, अप्रैल 2022
से भारत तेल लेना आरंभ कर दिया। अब 2020-21 में 7,000 करोड़ का क्रूड ऑयल रूस से लिया था। 2021-22 में 18,000 करोड़ का क्रूड ऑयल भारत ने रूस से लिया, जो बढ़कर 2022-23 में 6 महीने में 6 महीने कब से हुआ? 2022 के अप्रैल से अगस्त तक 6 महीने में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 89,000 करोड़। कहा 20-21 में कितना था? 7,000 करोड़, बढ़ा 18,000 और 89,000 करोड़ पर चला गया। और आज रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश है। क्लियर है? अब यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने रूसी तेल पर प्राइस कैप भी लगा दिया। क्या लगा दिया? प्राइस कैप। प्राइस कैप क्या होता है? किसी उत्पाद पर एक निश्चित मूल्य तय कर देना और उस निश्चित मूल्य से अधिक या कम पर उत्पाद की खरीद बिक्री होती है तो प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो प्राइस कैप का भी सामना किया भारत ने, लेकिन तेल लेना छोड़ा नहीं। ये प्राइस कैप लगाया था G7 वालों ने मिलकर। भारत ने इस दबाव को भी झेला। परिणामतः क्या हुआ? 2022 के अंत तक और 23 के शुरुआत में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया, आपूर्ति करता देश बन गया। ये क्या था? दूसरा चरण। तीसरा चरण, यूरोप के देशों में जितनी तेल और गैस की खपत होती थी उसका आधा रूस आपूर्ति करता था, लेकिन रूस से अब लेना बंद हो गया। तब क्या हुआ? यूरोपीय देशों ने अन्य देशों की ओर रुख किया तेल और गैस खरीदने के लिए। ठीक है? अब भारत तैयार था रूस से कम कीमत पर क्रूड ऑयल लेकर और रिफाइंड ऑयल देने के लिए तैयार था। ठीक है? इसी स्थिति का भारत ने फायदा उठाया। क्या किया? यूरोप ने रूसी तेल लेना बंद कर दिया। अब ठीक है, अब यूरोप दूसरे देशों की ओर रुख किया। भारत खड़ा था, कहां जाइएगा, लीजिए, ठीक है, कम कीमत पर हम देंगे। ठीक है, भारत क्या किया? रिफाइंड क्रूड जो ऑयल होता है उसको परिष्कृत करने की प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइन करने के बाद रिफाइंड ऑयल। तो भारत, याद रखिएगा, दुनिया का कहा जाता है सबसे बड़ा लॉन्ड्रोमेट कंट्री है। क्या है? भारत LAU, लॉन्ड्रोमेट कंट्री। भारत लॉन्ड्रोमेट कंट्री माना जाता है। लॉन्ड्रोमेट कंट्री उसको कहा जाता है जो क्रूड ऑयल लेकर के उसको रिफाइन करके लॉन्ड्री की तरह तेल की गंदगी को साफ कर देना, उपयोगी तेल बना के बेच देना। तो इसमें जैसे आपको भारत है, चीन है, UAE है, सिंगापुर है, ये सब क्या है? लॉन्ड्रोमेट कंट्री है। 5 देश है इसमें, आपको भारत है, चीन है, UAE है, सिंगापुर है, ये लॉन्ड्रोमेट कंट्री है। और इसे भारत सबसे बड़ा लॉन्ड्रोमेट कंट्री माना जाता है। यहाँ रिफाइनिंग बहुत सस्ता है। क्या है? रिफाइनिंग
सस्ता पड़ता है। यहाँ रिफाइनरी बहुत है, जानते हैं, बीपीसीएल, आईओसीएल, रिलायंस ना, क्रूड मंगा के रिफाइन करके बेचना और सस्ता में आ रहा है। समझ आई बात। रिफाइनरी क्षमता जो है भारत की वो घरेलू मांग से ज्यादा है, तो रूस से सस्ते कीमत पर मिल रहा था। तो हम भारत को, भारतीय कंपनियों को लगा कि घरेलू मांग से ज्यादा है तो ज्यादा हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने के क्रम में बढ़ता गया, सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, भारत क्या क्या, रिफाइंड ऑयल, शोधित तेल कह सकते हैं, यूरोप को भेजना आरंभ किया। ठीक है, युद्ध से पहले, रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत यूरोप को, युद्ध से पहले 1.54 लाख बैरल तेल भेजता था, रिफाइंड, प्रतिदिन। जो युद्ध शुरू बढ़कर बाद में कितना हो गया, 2 लाख से ज्यादा हो गया, 2 लाख बैरल हो गया जब युद्ध शुरू हुआ तो प्रतिदिन। और अभी वर्तमान में मई 2023 में 3.60 लाख बैरल प्रतिदिन भेजा जा रहा है। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। किसको, यूरोप को। और इसी आधार पर कहा गया है कि कुल मिलाकर सऊदी यूरोप को जितना भेज रहा है रिफाइंड ऑयल, उससे ज्यादा भारत यूरोप को भेज रहा है। तो भारत क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल मंगा रहा है रसिया से सस्ते कीमत पर और रिफाइंड ऑयल भेज रहा है। और इस प्रक्रिया में भारत ने जो ओरिजिनल तेल उत्पादक देश है, ठीक है, उसको भी पीछे छोड़ दिया। क्लियर है। अब इससे भारत को क्या लाभ मिल रहा है, पहले भारत को रूस से मंगाना थोड़ा ये था, क्या था, कठिन था और घाटा का विषय। फिर अब रूस तेल का कीमत कम कर दिया है तो रूस के लिए फायदे का सौदा है, और क्रूड मंगाएंगे और रिफाइंड बेचेंगे। जैसे हम लोग हीरा मंगाते हैं बाहर से और तराश के भेज देते हैं, समझ रही बात, वही यहाँ क्रूड मंगाए और रिफाइंड भेज दिए। तो बड़ा बड़ा रिफाइनरी है, बिहार में भी है बरौनी रिफाइनरी शोधित। तो इसमें अब भारत को फायदा क्या है भाई, भारत को फायदा भारत की जो कुल रिफाइनरी क्षमता है, रिफाइनरी समझ गए ना, रिफाइनरी क्षमता वो घरेलू मांग से ज्यादा है, घरेलू मांग से ज्यादा है। तो जो रिफाइनरी कंपनियां हैं इस स्थिति का फायदा उठाकर घरेलू मांग के अतिरिक्त जो है उसका क्या कर रही है, निर्यात कर रही है और मुनाफा कमा रही है। तेल का तेल पूरी दुनिया में चल रहा है ना, सबको दिक्कत हो रही है ना, तो लो भाई हम दे रहे हैं। कुल रिफाइनरी क्षमता जो है वह घरेलू मांग जो है हमारे यहाँ उससे ज्यादा रिफाइन कर रहा है, तो ज्यादा कर रहा है तो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो भारतीय जो रिफाइनरी कंपनियां हैं वो निर्यात करके क्या कमा रही है, लाभ कमा रही है, मुनाफा कमा रही है। दूसरी बात, अब तेल रिफाइन कीजिएगा तो रखिएगा ना, तो हमारे यहाँ भारत में 1 माह से ज्यादा रिजर्व रखने की क्षमता नहीं है। कितना, भारत में 1 महीने से ज्यादा रिजर्व रखने की क्षमता नहीं है।
तो भाई हम रखे क्यों? रखने पर खर्च भी होगा ना। तो क्या करें हम? यूरोप को बेच देंगे। तो रिफाइनरी कंपनियां क्या करती हैं? यूरोप को, क्योंकि तो यूरोप आधा कहां मंगा रहा था? आधा पहले रशिया से, अब रशिया से लेना छोड़ दिया और कम कीमत पर मिल रहा है भारत को। क्या कम कीमत पर क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो रिफाइनिंग मार्जिन जो है वह क्या हो गया? रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ गया ना। जितना लागत है, ठीक है, उससे ज्यादा पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल कम सस्ता पर मिल रहा है, तो रिफाइन करके और उसको ज्यादा मार्जिन पर बेचा जा रहा है। और क्या करेगा? ये एक माह से ज्यादा रख भी नहीं सकते, ठीक है। अब आज का जो न्यूज है उसमें ये कहा गया है, यूरोप के एक राजनेता ने कहा है कि भारत जो ये रिफाइन करके बेच रहा है, रिफाइंड ऑयल पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसकी रिफाइनरी। तो एस जयशंकर ने बहुत अच्छा जवाब दिया है यूरोपियन यूनियन को अपने नियमों और तौर तरीकों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। यूरोपियन यूनियन को, जैसे देखिए ये आज का तुरंत अभी जो न्यूज आया है, रूस से तेल खरीदने पर फिर उठा सवाल। विदेश मंत्री ने ईयू को, यूरोपियन यूनियन को दिया कड़ा जवाब। एस जयशंकर ने कहा यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बेरेल ने भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की मांग की है, जिन्हें रूसी तेल के जरिए तैयार किया जा रहा है। नहीं समझे? तो इसका कहना है कि भारत बेवकूफ बना रहा है, हम चाह रहे रूसी तेल नहीं बिके, तो ये रूसी तेल लेके और रिफाइन करके फिर हम ही को बेच रहा है। तो बेवकूफ कौन बन रहा है? तो इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं, डिप्लोमेट हैं, अच्छे जानकार हैं। उन्होंने जवाब दिया, सलाह दी कि यूरोपीय संघ परिषद के नियमों को देखना चाहिए। जोसेफ को रूसी कच्चे तेल को तीसरे देश में काफी हद तक बदल दिया गया है और अब इसे रूसी नहीं माना जाता है। हम तो बदल दिए ना भाई, नहीं माना जाता है। साथ ही उन्होंने परिशिष्ट के नियम, परिषद के नियम 833/2014 को देखने का आग्रह किया है। 833/2014 यूरोपीय परिषद का जो नियम है, एस जयशंकर ने बोला कि आप उसको देखिए, उसके तहत ये अब रूसी तेल नहीं रहा, तो हम आपको रूसी तेल नहीं बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? इंडियन रिफाइंड ऑयल बेच रहे हैं। तो ये बेतुका बात मत उठाइए। तो ये थी प्रक्रिया क्या? भारत के तेल आयातक से तेल निर्यातक बनने की कहानी। भारत में तेल उत्पादन उतना होता नहीं है, लेकिन भारत की रिफाइनिंग क्षमता जो है वह विश्व में सबसे ज्यादा है। भारत को क्या कहा जाता है? लॉन्ड्रोमेट कंट्री। लॉन्ड्रोमेट कंट्री किसे कहा जाता है? जहां क्रूड ऑयल मंगाकर उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचा जाता है। तो भारत में रिफाइनिंग क्या है? बहुत सस्ता है। बहुत सारी रिफाइनरी कंपनियां हैं जो परिस्थिति का लाभ उठा रही है और भारत को फायदा हो रहा है। दो तरह से हम लोग कमा भी रहे हैं विदेशी मुद्रा, और दूसरा अपने देश में भी तेल की कीमत को अस्थिर बनाए रखे हैं। दोनों फायदा हो रहा है ना। क्या क्या फायदा हो रहा है? विदेशी मुद्रा का अर्जन हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेक्स रिजर्व आ रहा है ना, बढ़ रहा है। और घरेलू स्तर पर यह भी तो चाहिए, तेल कीमत काफी हद तक अस्थिर बना हुआ है। इससे क्या हुआ भाई? तेल का कीमत अगर बढ़ता, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, तो क्या होता हमारे यहाँ? तेल क्या, महंगाई चरम पर। महंगाई जब बढ़ेगी तो राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? महंगाई को नियंत्रित करने में भी मदद मिली और ठीक है, राजनीतिक
सामाजिक, तेल तो बहुत तरह का समस्या क्रिएट करता है ना, तनाव को कम करने में मदद मिली। और एक बड़ी बात जो सिद्ध हुई, क्या? भारत की कूटनीतिक सफलता, मजबूती। ठीक है, भारत की कूटनीतिक सफलता का परिचायक जो पूरी प्रक्रिया। ठीक है, तो हम उस स्थिति में आ गए हैं कि हमसे कोई कूटनीतिक सौदेबाजी नहीं कर सकता है। ठीक है, तेल का खेल हो या हीरा का खेल हो, खेलेंगे हम ही। ठीक है, और पूरी दुनिया को हमारे साथ हमारे शर्तों पर खेलना होगा।